और वैसे भी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो रेज हैंड करके जो है वो पूछ लें। अदरवाइज जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपने ये जो इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन सप्लाईज का ग्राफ जरा दोबारा समझा दें। इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन सप्लायर का, ठीक है, ओके जी। अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर जी मैंने डिमांड के कंसेप्ट में से अजम्पशन थी, उसमें से इन्फ्लेशन का पूछना था। तो बताएं क्या अजम्पशन है, रीड करें। देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर एक्सेप्टेशन फॉर द पीपल लाइक अजम्पशंस। यस सर। ओके, ठीक है। आई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि अगले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या एक महीने में लोगों की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद है कि अचानक जो प्रोडक्ट हम जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसकी प्राइस में अचानक बेतहाशा इजाफा हो सकता है, या जो है इस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज हो सकती है। हो सकता है 5-10 दिन बाद ये मिलना ही बंद हो जाए, मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। तो अगर एज ए कंज्यूमर मुझे ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि ये तो 10 दिन बाद बहुत महंगा हो जाएगा या मिलना ही बंद हो जाएगा, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि करंट टाइम में अगर उसकी प्राइस बढ़ भी रही हो तो मैं फिर भी ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड करूंगा, क्योंकि मुझे नज़र ये आ रहा है या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में इससे भी हाई प्राइस पे मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो करंटली प्राइस बढ़ रही होगी, मैं डिमांड भी ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इट मीन्स के लॉ ऑफ डिमांड के ट्रू होने के लिए ये नेसेसरी है कि लोगों की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना हो फ्यूचर में कि अचानक प्राइस लेवल बहुत बढ़ सकता है, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन था सब्सिडी के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का। तो सिंपली अंडरस्टैंड ये कर लें कि नॉर्मल सिचुएशन में हमने कहा कि प्रोडक्ट की प्राइस लेट अज्यूम 150 रुपीज़ है, प्रोड्यूसर जो है वो 20 यूनिट्स मार्केट्स में डेली सप्लाई कर रहा है। अगर प्रोड्यूसर जो है वो 20 यूनिट्स मार्केट में डेली सप्लाई कर रहा है, तो अगर प्राइस लेवल नॉर्मली इंक्रीज होता है, यानी फिलहाल कोई सब्सिडी, कोई इस तरह का इम्पैक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की प्राइस 150 से फॉर एग्जांपल 200 पे जाती है, तो वी से दैट कि प्रोड्यूसर इनकरेज होगा और प्रोड्यूसर जो है वो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर देगा। वो 20 की बजाय 30, 35 या 40 यूनिट मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देगा। ये तो है नॉर्मल सिचुएशन कि जब प्रोडक्ट की प्राइस 150 से 200 पे जाएगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाई में जो है वो इजाफा कर देगा। और ये जो क्वांटिटी सप्लाई का इजाफा है, इसको हम सिंपल वर्ड में जो हमने एक्सप्लेनेशन की थी उसमें हम इसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं कि सप्लाई एक्सटेंड हो जाएगी। प्राइस बढ़ गई है, सप्लाई विल एक्सटेंड।
अब हम फर्दर ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये फील करती है कि 200 रुपए की प्राइस तो बहुत ज्यादा है, आम पब्लिक के लिए मुश्किल है अफोर्ड करना, या 200 रुपए की प्राइस पे जितनी क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए उससे अभी भी बहुत कम है, 35 यूनिट जो है वो पब्लिक की डिमांड के मुताबिक नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को इनकरेज कर सकती है एक और तरीके से कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के लिए कोई डायरेक्ट फेवर अनाउंस कर दे। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई आउटपुट लेवल डिसाइड कर लेती है। लेट अज्यूम इस ग्राफ के मुताबिक हम कह देते हैं कि 20 यूनिट का आउटपुट लेवल है, कि गवर्नमेंट कहती है कि प्रोड्यूसर को कि अगर आप 20 यूनिट डेली सप्लाई कर रहे हैं तो हम आपको कोई फेवर नहीं देंगे, लेकिन 20 से ऊपर जितने आप यूनिट मार्केट में डेली सप्लाई करेंगे, 21, 22, 30, 50, 60 जितने भी आप सप्लाई कर दें, तो तमाम एडिशनल यूनिट्स पे गवर्नमेंट आपको 10, 20, 30 रुपए फालतू पे करने को तैयार है। मार्केट में जिस प्राइस पे बिक रहा है उस पे आप बेचें 200 रुपए का, लेकिन हम आपको एडिशनल फेवर दे रहे हैं। अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि प्रोड्यूसर जो है उसका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा इंकरेज हो जाएगा। नॉर्मली क्या हुआ था, प्राइस जो है वो 150 से 200 पे गई थी और प्रोड्यूसर ने सप्लाई 20 से लेके 35 तक इंक्रीज की थी, लेकिन गवर्नमेंट की इस अनाउंसमेंट के बाद जो है प्रोड्यूसर की सप्लाई जो है 200 रुपए की प्राइस पे वो 35 यूनिट की बजाय इंक्रीज होकर जो है वो 50 यूनिट्स पे चली जाएगी। प्रोड्यूसर ने अचानक 15 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, वो तो 200 रुपए पे जो है वो 35 यूनिट सप्लाई कर रहा था। तो प्रोड्यूसर जो है उसको गवर्नमेंट की एडिशनल फेवर नजर आ रही है कि 200 रुपए तो मुझे मार्केट से ही मिल जाने हैं, प्लस गवर्नमेंट 10, 15, 20 रुपए पर यूनिट मुझे एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है, तो वाई नॉट, मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूं, मार्केट में भी बिक जाएगी और मुझे भी जो है वो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट की इस सब्सिडी अनाउंसमेंट की इफेक्ट की वजह से सप्लाई बिहेवियर S1 से शिफ्ट होकर S2 पे आ जाता है, और क्वांटिटी के एक्सिस पे हम कहते हैं कि विदाउट सब्सिडी और विद सब्सिडी क्या इंपैक्ट होगा। यानी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी की अनाउंसमेंट ना करती तो क्वांटिटी सप्लाई पे कितना इफेक्ट आना था, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी की अनाउंसमेंट की है तो टोटल इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कितना आएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आप में से किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्राइस मैकेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, जो यानी कि इससे पहले तक जो है हम वो डिमांड एंड सप्लाई को सेपरेट डिस्कस करते रहे हैं, सेपरेट डिस्कशन में हमने रखा है। तो यहाँ से ऑनवर्ड जो है हम डिमांड एंड सप्लाई को कंबाइनली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी तक तो क्योंकि वेरी बेसिक स्टेज थी तो हमने पहले तो कंज्यूमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड किया कि कंज्यूमर प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड के बारे में क्या फैसला करता है, या अगर प्राइस कांस्टेंट है तो कौन कौन से अदर फैक्टर हैं जो कंज्यूमर को ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने पे या कम प्रोडक्ट खरीदने पे जो है वो मजबूर करते हैं या उसका डिसीजन चेंज करते हैं। फिर हमने सप्लाई साइड को डिस्कस किया कि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को लेके क्या बिहेवियर शो करता है, और उस प्रोडक्ट की प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोड्यूसर को इनकरेज कर देते हैं कि सप्लाई बढ़ा दें या डिस्करेज कर देते हैं कि सप्लाई कम कर दें। तो ये फैक्टर्स जो हैं हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस किए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली कॉम्बिनेशन है कि अब हम एक्चुअली मार्केट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि मार्केट में एक प्रोडक्ट आज 110 रुपए का बिक रहा है, 100 रुपए का बिक रहा है या 50 रुपए का बिक रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट किसी प्राइस लेवल पे स्टेबल कैसे होता है, और प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबिलिटी के पीछे क्या वर्किंग है, और अगर उसकी प्राइस में कोई चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन फॉर्मेट के लिहाज से, क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिहाज से तीन जो है वो आप कह लें क्वेश्चन वर्डिंग में यूज हो सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, स्केड्यूल एंड डायग्राम बनाएं, प्राइस मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें। तो ये रफली आप कह सकते हैं 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाजन को, बैलेंस को, तो इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन कर दें।
या फिर तीसरी वर्डिंग है एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट होती है। मसलन मैं आपसे कहता हूं जी मार्केट में एक प्रोडक्ट 60 रुपए का बिक रहा है फिलहाल, तो इसकी प्राइस 60 पे क्यों सेट है, यानी मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होती है। ये 60 से 70 पे कब जाएगी, 70 से 60 पे कब आएगी, या 60 से 50 पे कब चली जाएगी। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, कीमतों का निजाम किस तरह से चलता है। बाजार में कोई चीज महंगी होती है, सस्ती होती है, तो उसके पीछे क्या जो है वो मैकेनिज्म वर्क कर रहा होता है। ओके, वेल एंड गुड। स्टार्टिंग पर अगेन इन तीनों चारों स्टेटमेंट में अगर स्केड्यूल एंड डायग्राम बनानी है तो ये एटलीस्ट 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन है। ओके जी, देन इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई या प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। देखें बाजार में जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है, वो कपड़ा हो, जूते हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, एरोप्लेन, कुछ भी, एनी प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, जो मार्केट में बिक रहा है, उसकी जो कीमत है वो दो में से किसी एक तरीके से सेट हुई है। या तो मार्केट प्राइस हम उसे कहते हैं, या उसे हम रेगुलेटेड प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब है कि इस शेयर की मौजूदा कीमत जो है ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इस लेवल पे सेट है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, इस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्योरली ये करंट प्राइस पे मौजूद है। डिमांड सप्लाई चेंज होंगे तो इसका प्राइस लेवल भी चेंज हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो मौजूदा कीमत है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ना हो, गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से हो। गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, रेगुलेशन, कानून, लॉ आ जाए, फलां प्रोडक्ट 100 रुपए किलो ही बेचना है, दैट्स इट, कोई चेंज नहीं है। अगर कोई नहीं बेचेगा इतने का, हम उसकी दुकान सील कर देंगे, फलां है, फलां 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 पाबंदियां हैं। लॉ मेकिंग है, रेगुलेटेड प्राइस है। या गवर्नमेंट के और भी कई तरीके हैं लॉ के अलावा भी, कि गवर्नमेंट उन तरीकों के जरिए जो है वो प्राइस को 100 रुपए पे लाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल हम मार्केट प्राइस को अंडरस्टैंड करेंगे। देन चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, उसके एंड पे फिर हम रेगुलेटेड प्राइस, कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, मुदाखलत करती है, तो वो कीमत को अपनी मर्जी के लेवल पे कैसे ले आती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या तरीके इस्तेमाल करती है। तो रेगुलेटेड प्राइस चैप्टर नंबर 3 के एंड पे 3-4 टॉपिक आएंगे, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम फिलहाल मार्केट सप्लाई, यानी फिलहाल हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट की कोई मुदाखलत नहीं है। गवर्नमेंट किसी चीज़ की कीमत, किसी प्रोडक्ट की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। प्योरली मार्केट आज़ाद निज़ाम पे चल रही है, जिसे हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, या दूसरे लफ्ज़ों में कीमतों का निज़ाम आज़ाद है। डिमांड के और सप्लाई के मुताबिक ये निज़ाम चलेगा, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। ओके, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट ईच अदर टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी बाजार में कीमत का मेयार, कीमत का लेवल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिसाइड होगा। कंज्यूमर वांट्स टू बाई एट अ लोएस्ट प्राइस, कंज्यूमर की कोशिश है मुझे कम से कम कीमत पे मिल जाए प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर की कोशिश है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमम पॉसिबल कीमत पे बेच लूं। नतीजा क्या निकलता है, इफ बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर एग्री टू मेक अ ट्रांजैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी एट ए सर्टेन प्राइस, अगर ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर किसी खास मिकदार की, किसी खास क्वांटिटी की ट्रांजैक्शन के लिए एग्री कर जाएं कि हम इस कीमत पे खरीदो फरोख्त करने को तैयार हैं, then this price is known as equilibrium price and this quantity is known as equilibrium quantity। सिंपल आइडिया ये है, मिसाल के तौर पे आप बाजार जाते हैं, मार्केट में आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आप शॉपकीपर से जाके पूछते हैं इस प्रोडक्ट का मैं 1 यूनिट खरीदना चाहता हूँ, इसकी प्राइस आप क्या लेंगे मुझसे। वो आपसे कहता है लेट अज्यूम मैं इस प्रोडक्ट की 500 रुपए प्राइस चार्ज करूंगा। आप कहते हैं जी मैं तो इस प्रोडक्ट की 300 से ज्यादा प्राइस देने को तैयार नहीं हूं। अब वो 500 रुपए पर यूनिट बेचना चाहता है, आप 300 रुपए पर यूनिट पे खरीदना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन तो नहीं हो सकती। नतीजा क्या निकलेगा, या तो उसको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी या आपको अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। फिर ही यानी जिस प्राइस पे दोनों एग्री होंगे कि ठीक है इस कीमत पे मुझे 2, 4, 5, 10 यूनिट दे दें आप, या वो आपसे एग्री कर जाए या आप उससे एग्री कर जाए। लेट अज्यूम बार्गेनिंग होती है, वो प्राइस थोड़ी सी कम करता है, आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, और दोनों का डिसीजन हो जाता है जी ओके 400 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मुझे 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट इसके जो है वो सेल कर दें, वो भी एग्री कर जाता है। तो जितनी क्वांटिटी, मसलन 8 यूनिट का फैसला हुआ है और जिस प्राइस पे हुआ है,
तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि ये मौजूदा कीमत कैसे डिसाइड हुई है, डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म से, और ये जो 8 यूनिट क्वांटिटी है इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे, और 400 रुपए की प्राइस पे, यानी जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो गए हैं, इस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट सिचुएशन, प्रॉपरली इसको स्केड्यूल एंड डायग्राम से अंडरस्टैंड करें। ओके, उससे पहले अजम्पशंस, 4-5 कंडीशंस हैं कि ये 4-5 कंडीशंस वर्क कर रही होंगी तो हम इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, वी आर एज्यूमिंग कि इस प्रोडक्ट को बेचने वाले मार्केट में बहुत से सेलर्स हैं, इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत से बायर्स हैं, यानी किसी एक बायर या सेलर का कंट्रोल नहीं है मार्केट पे। यानी अगर हम कहें कि पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही बायर है तो डिमांड पे तो फुल कंट्रोल उसका है, या एक ही सेलर है तो सप्लाई पे, तो ऐसा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। देन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेव रैशनली इन देयर डिसीजन, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर के लिए हमने एक्सप्लेन किया था कि जब प्राइस कम होती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है, जब प्राइस बढ़ती है तो वो कम खरीदता है। ये रैशनल बिहेवियर है कंज्यूमर का, और कंज्यूमर ऐसे ही बिहेव करेगा। कोई भी इरेशनैलिटी कि वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दे या इवन कम प्राइस पे कम करे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, या आप कह ले थर्ड फैक्टर्स वर्क नहीं कर रहे। और इसी तरह से सप्लाई बिहेवियर भी नॉर्मल लॉ ऑफ सप्लाई वाला है। देयर आर 3 वेरिएबल्स, टोटल हम 3 वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करेंगे। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होगी, क्वांटिटी डिमांड होगी, क्वांटिटी सप्लाई होगी। डिमांड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए प्राइस, या डिमांड इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ ए प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का आपस में नेगेटिव रिलेशन है। सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए प्राइस, या सप्लाई इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और डिमांड का सप्लाई के साथ जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये 2 वर्ड और नोट कर लें, एमसीक्यूज की सेंस में आपको याद रहने चाहिए कि डिमांड को डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस भी कहा जाता है और सप्लाई को जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। ओके, देन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि किस प्राइस पे कितना प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है या क्या सिचुएशन है। ओके जी, दीज आर दी अजम्पशंस कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये 4-5 अजम्पशन फुलफिल हो जाएं तो व्हाट विल हैपन। ओके, नंबर 1, प्राइस हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपए, 500, 750, 1000, 1250 है फॉर एग्जांपल। अब इन डिफरेंट प्राइसेस के अगेंस्ट अगर हम सिंपल लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं। देखिए 250 रुपए की प्राइस पे जितनी भी डिमांड होगी, वो 5 यूनिट है, 50 यूनिट है या 500 यूनिट है, जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम होती जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस लेट एज्यूम कि 250 रुपए की प्राइस पे कंज्यूमर्स टोटल जो है वो 50 यूनिट परचेज करना चाहते हैं, यानी 250 रुपए की प्राइस पे हम कहते हैं टोटल क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट जो है वो 50 यूनिट्स है। ओके, अब अगर प्रोडक्ट की प्राइस 250 से बढ़ के 500 पे जाएगी तो लॉ ऑफ डिमांड रैशनल बिहेवियर है कि प्राइस लेवल बढ़ा है तो कंज्यूमर अब 50 यूनिट्स अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, वो 50 से कम क्वांटिटी खरीदेंगे। कितनी कम खरीदेंगे, इट इज नॉट अ डिबेट। असल मसला या असल कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड ने कम होना है, आप एनी नंबर यूज कर सकते हैं। ओके, लेट अज्यूम प्रोडक्ट की प्राइस अगर 250 से 500 पे जाती है तो हम कहते हैं जी क्वांटिटी डिमांड 50 से कम होकर 40 पे आ गई। फर्दर प्राइस लेवल में मजीद इजाफा हुआ, क्वांटिटी डिमांड मजीद कम हो गई, प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है। हमने एक हाइपोथेटिकल फर्जी सा डिमांड स्केड्यूल बना लिया कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपए से 1250 तक बढ़ती है तो कंज्यूमर्स की तरफ से क्वांटिटी डिमांड में किस किस्म का चेंज आता है। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, या डिमांड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस कि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है डिमांड डिक्रीज करती चली जाती है। ओके, ये तो थी डिमांड की सिचुएशन, कंज्यूमर का बिहेवियर। दूसरी साइड पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लिए सिचुएशन मुख्तलिफ है। प्रोड्यूसर 250 रुपए की प्राइस अगर उसे मिलती है तो वो लेट अज्यूम फॉर एग्जांपल 10 यूनिट सप्लाई करने को तैयार है, लेकिन अगर 500 रुपए उसे कीमत मिल जाती है तो वो इनकरेज होता है, वो 10 की बजाय 20 यूनिट मार्केट में सप्लाई करने को तैयार हो जाता है। और अगर प्राइस लेवल मजीद बढ़ता चला जा रहा है तो प्रोड्यूसर जो है वो ईच लेवल पे क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा करता चला जा रहा है,
क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस मिल रही है मैं एज ए प्रोड्यूसर तो इनकरेज हो रहा हूँ कि वेल एंड गुड, ऑब्वियसली मेरे लिए बेनिफिट है, अच्छी कीमत मिल रही है तो आई विल ट्राई टू सप्लाई मोर। ओके, अब ये तो हो गई दो सिचुएशंस कि प्राइस को लेके डिमांड का मैकेनिज्म क्या है और प्राइस को लेके सप्लाई का मैकेनिज्म क्या है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि इस पूरे डिमांड और सप्लाई का जो सेपरेट मैकेनिज्म है इसमें कहीं पे कोई मैचिंग पॉइंट आता है या नहीं आता। तो प्रोडक्ट की जो 750 रुपीज की प्राइस है, इस प्राइस पे डिमांड इन द मार्केट एंड सप्लाई इन द मार्केट इक्वल है। यानी 750 रुपए ऐसी यूनिक प्राइस है जिस पे कंज्यूमर्स 30 यूनिट ही खरीदना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के, और प्रोड्यूसर भी 30 यूनिट ही बेचना चाहता है। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एक्चुअल वर्डिंग क्या होगी कि देयर विल ऑलवेज बी अ प्राइस लेवल। मार्केट में हर शय का कोई ना कोई प्राइस लेवल ऐसा जरूर होता है जिस पे डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में इक्वल हो जाते हैं। या रिवर्स वर्डिंग भी है इसकी कि जिस पॉइंट पे जिस प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाए उसको ही हम स्टेबल प्राइस लेवल कह देते हैं। ओके, इसके अलावा किसी प्राइस लेवल को स्टेबल या इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल क्यों नहीं कहा जाता, इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कर लें। ओके, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का वर्ड भी यूज करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी। ओके, जो हमारे पास डाटा था उसी डाटा के मुताबिक हमने एक डिमांड लाइन ड्रॉ कर ली कि अगर 1250 रुपए फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस है तो डिमांड कितनी है, 1000 पे डिमांड कितनी है, 750 पे डिमांड कितनी है, 500 पे डिमांड कितनी है और 250 पे डिमांड जो है वो कितनी है। इसी तरह से हमने उसी टेबल से सप्लाई की लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि वो पॉइंट जहां पे डिमांड एंड सप्लाई की लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि इस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई तवाजन में है, इक्विलिब्रियम में है, और इस पॉइंट पे जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। यानी 1000 रुपए की प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, 1250 इक्विलिब्रियम नहीं है, 500 इक्विलिब्रियम नहीं है, 250 नहीं है। इसी तरह से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी आपस में इक्वेट करती है, यानी इस इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी सप्लाई भी 30 यूनिट है और डिमांड भी 30 यूनिट है, तो इस क्वांटिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी इस डायग्राम के मुताबिक ना 10 20 ना ही 40 ना ही 50 यूनिट, ये क्वांटिटीज जो हैं इनमें से कोई भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या बैलेंस क्वांटिटी नहीं है। ओके, अगेन जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वेट कर जाएं, या वो प्राइस लेवल जिस पे, यानी 750 रुपए का प्राइस लेवल वो प्राइस लेवल है जिस पे मार्केट में सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई भी 30 यूनिट है और क्वांटिटी डिमांड भी। ओके, यहां तक तो था इसका आधा हिस्सा। असल कॉन्सेप्ट इसके साथ जो रिलेटेड है उसको जरा अंडरस्टैंड करें। हमने इस पॉइंट के लिए वर्ड यूज किया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इससे जो प्राइस लेवल हमें मिला है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी का लेवल मिला है उसे हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हम प्रूव या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसके अलावा जितने भी तमाम अदर प्राइस लेवल्स हैं वो एक्चुअली स्टेबल प्राइस लेवल नहीं है। टेम्परेरीली प्रोडक्ट की प्राइस उस लेवल पे जा सकती है, वापस उसने इसी लेवल पे आ जाना है। ओके, फॉर एग्जांपल अचानक इस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में 1000 रुपए पे चली जाती है, तो हम देखते हैं कि 1000 रुपए की सिचुएशन पे मार्केट के हालात क्या होंगे। देखें, अगर प्रोडक्ट की प्राइस 750 रुपए थी तो क्वांटिटी डिमांड थी 30 यूनिट, लेकिन जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो एज ए कंज्यूमर मेरे लिए तो प्रोडक्ट खरीदना मुश्किल हो गया है, 250 रुपए इसकी कीमत बढ़ गई है, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो नतीजा क्या निकलेगा कि डिमांड की लाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, और डिमांड अपने ओरिजिनल पॉइंट 30 यूनिट पर डे से कॉन्ट्रैक्ट होके, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस डिमांड जो है वो कम होके 20 यूनिट पर डे पे आ जाएगी। ओके, वेल एंड गुड, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है क्योंकि अब पब्लिक या लोग जो हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से उतनी क्वांटिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे विल डिमांड 20 यूनिट्स ओनली एट द प्राइस ऑफ 1000 रुपीज। ओके, लेकिन इसी प्राइस पे सप्लाई की सिचुएशन क्या है? पहले तो सप्लायर 30 यूनिट सप्लाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपया बढ़ती है तो सप्लायर तो इनकरेज हो जाता है। सप्लायर जो है उसको बेनिफिट नजर आ रहा है, वो प्रोडक्ट के 30 यूनिट मार्केट में सप्लाई कर देता है। अब फॉर 40 यूनिट, तो मार्केट में ये जो सप्लाई है
ये इस वक्त 40 यूनिट पे पहुंच चुकी है 1000 रुपए की प्राइस पे, और डिमांड सिर्फ जो है वो 20 यूनिट्स की है। दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लें कि मार्केट में 40 यूनिट एक प्रोडक्ट के रोजाना आते हैं और सिर्फ 20 यूनिट उसमें से बिकते हैं। तो बाकी जितनी क्वांटिटी मार्केट में फालतू पड़ी रह जाएगी उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सरप्लस। सरप्लस का लफ्जी मतलब फालतू ही होता है। तो या सादे लफ्जों में आप एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं, फालतू सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। आप देखें बाजार में एक चीज फालतू आ रही है, रोजाना रोजाना 40 यूनिट आते हैं, सिर्फ 20 बिकते हैं, 20 उधर ही पड़े हुए हैं, अगले दिन फिर 40 आ गए, फिर 20 उधर ही रह गए। तो अगर मार्केट में एक चीज का सरप्लस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, फालतू पड़ी रहेगी, तो फ्यूचर में अगले 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन में उसकी प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा? उसकी प्राइस 1000 रुपए पे रुक नहीं सकेगी, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी ताकि वो फालतू क्वांटिटी बेची जा सके, वरना तो फालतू पड़ी रहेगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्राइस लेवल कम होगा, डिमांड दोबारा एक्सटेंड होगी, सप्लाई दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, और आइडियली आइडियली वी से दैट कि दोबारा हम उसी प्राइस लेवल पे वापस आ जाएंगे जिस पे डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट इक्वल है। जितनी प्रोडक्ट मार्केट में आती है उतनी ही रोजाना बिक जाती है। ये आइडियल सिचुएशन है। इन रियलिटी हो सकता है न्यू इक्विलिब्रियम जो बनेगा वो शायद 800 की कीमत पे ही बन जाए, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आकर 600 की कीमत पे बन जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, या क्योंकि हमने पेपर में तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तो ग्राफिकली एक्सप्लेन करना होता है, तो प्राइस लेवल उस वक्त तक कम होता रहेगा जब तक डिमांड एंड सप्लाई दोबारा बराबर नहीं हो जाते। ओके, दूसरी साइड पे लेट अज्यूम किसी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 750 रुपए से अचानक कम होकर 500 रुपए पे आ जाती है। कल एक प्रोडक्ट मार्केट में 750 रुपए का बिक रहा था, आज उसकी प्राइस अचानक जो है वो 500 रुपए पे आ गई। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या ये 500 रुपए पे प्राइस मेंटेन रहेगी, चलती रहेगी, या ये चेंज हो जाएगी। तो ये जो 500 रुपए की प्राइस है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। उसकी वजह क्या है कि देखें, जब प्रोडक्ट की प्राइस 750 रुपए थी तो कंज्यूमर्स रोजाना 30 यूनिट परचेज करते थे। अब तो प्रोडक्ट की प्राइस पहले से भी कम हो गई है, 500 यूनिट पे आ गई है। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स जो हैं वो पहले से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, क्योंकि डिमांड लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, या दूसरे लफ्जों में क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी। अब कंज्यूमर जो है वो 40 यूनिट रोजाना खरीदना चाहते हैं। आप इससे लोअर प्राइस लेवल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन मैं जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप 300 या 400 पर भी लाइन लगा सकते हैं। क्वांटिटी डिमांड जो है वो एक्सटेंड होके फॉर एग्जांपल 45 यूनिट या 50 यूनिट पर डे पे चली जाएगी। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस है, आप इससे लोअर या हायर लेवल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, प्राइस लेवल 500 पे आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड अलोंग द लाइन एक्सटेंड होकर जो है वो 40 यूनिट पर डे पे चली गई है। पब्लिक लोग जो हैं वो सस्ता होने की वजह से ज्यादा खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो डिमांड बढ़ गई है प्रोडक्ट की। लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो डिस्करेज हो रहा है। प्रोड्यूसर को कल तक इस प्रोडक्ट के 750 रुपए मिलते थे, आज 500 रुपए मिल रहे हैं, तो वो कम क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर रहा है। क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रेड्यूस होकर 20 यूनिट डेली पे आ गई है। यानी 500 रुपए की कीमत पे प्रोड्यूसर सिर्फ 20 यूनिट मार्केट में रोजाना सप्लाई करता है। कंज्यूमर जो है वो 40 यूनिट खरीदना चाहते हैं। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड रोजाना ज्यादा है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में लोग खरीदना चाह रहे हो लेकिन मार्केट में मिल ना रहा हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जी शॉर्टेज। आम जुबान में भी हम कह देते हैं फलां चीज शॉर्ट हो गई है जी मार्केट में, फलां प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई, चीनी शॉर्ट हो गई है, आटा शॉर्ट हो गया है। यानी प्रोडक्ट मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, सप्लाई उससे कम है, लोग खरीदना चाहते हैं, मिल नहीं रहा। तो अब जिस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी वो ऑब्वियसली अपने प्राइस लेवल पे स्टेबल नहीं रहेगी। फ्यूचर में इसका प्राइस लेवल 500 से बढ़ना, खरीदने वाले ज्यादा है तो कोई हो सकता है इसकी प्राइस 550 पे करने को तैयार हो जाए, कोई शायद 600 पे करने को तैयार हो जाए। तो उस वक्त तक प्राइस लेवल बढ़ता रहेगा जब तक इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दोबारा आपस में इक्वल नहीं हो जाते। दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, या किसी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में कैसे सेट होती है, कैसे डिसाइड होती है, और किस प्राइस लेवल को हम स्टेबल या इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कहते हैं।
वो प्राइस लेवल जिस पे मार्केट में नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहे। अगर प्राइस लेवल उससे ऊपर चला जाए तो वो मार्केट में सरप्लस क्रिएट करता है, और अगर मार्केट में प्राइस लेवल उससे नीचे आ जाए तो ये शॉर्टेज क्रिएट करता है। सरप्लस और शॉर्टेज दोनों ही टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, ये प्राइसेस को दोबारा रिवर्ट कर देंगी, वापस ले आएंगी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल पे। जी, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके बताएं, शाबाश। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। जी महद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर इसमें जो आपने कहा कि ये जब थोड़ी हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी से, प्राइस और क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा होगी तो वो वापस रिवर्ट होके उस पे स्टेबल पे जरूर आएगी, वो वहां नहीं रह सकती। जी सर जी, इसके रिवर्ट होने की क्या वजह है, मतलब वो उस पे क्यों नहीं रह सकती कि वो मार्केट में शॉर्टेज है, कांस्टेंट कम है? मार्केट में शॉर्टेज है, खरीदने वाले मार्केट में 100 लोग हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ 50 या 60 अवेलेबल हैं। खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। मसलन आप किसी शॉप पे जाते हैं, वो कहता है जी मेरे पास 10 यूनिट पड़े हुए हैं, फैन के पंखों के 10 यूनिट पड़े हैं और एक की कीमत है 5,000 रुपए, और उस शॉप पे खरीदने वाले 25 लोग पहुंच जाते हैं कि मैंने भी पंखा खरीदना है, मैंने भी खरीदना है। तो आपके ख्याल में उसकी प्राइस अगर उसने 5,000 पर यूनिट बताई थी तो वो 5,000 का बिकेगा, 5 से कम का बिकेगा, या 5 से ज्यादा का बिकेगा? व्हाट इज योर आंसर? सर मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा एक शॉपकीपर करिएगा। है, वो 5,000 रुपए का एक पंखा बेच रहा है, उसके पास टोटल 10 पंखे पड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन उसके पास खरीदार, खरीदने वाले जो हैं वो 25 या 30 लोग पहुंच जाते हैं, वो सब के सब पंखा खरीदना चाहते हैं। वो पंखे की प्राइस कल तक 5,000 रुपए का एक पंखा बेच रहा था। आपके ख्याल में जो आज की सिचुएशन है, पंखे सिर्फ 10 हैं, खरीदने वाले 25 लोग पहुंच गए हैं, वो सारे खरीदना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में आज पंखा 5,000 का बिकेगा, 5 से कम का बिकेगा, या 5 से ज्यादा का बिकेगा? सर ज्यादा ज्यादा में बिकेगा, क्यों? ज्यादा वजह प्राइस कर देगा वो। क्यों? क्योंकि सर क्वांटिटी उसके पास कम है, उसके डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा एग्जैक्टली खरीदने वाले सेम ज्यादा हो रीजन, गए हैं। एग्जैक्ट सेम रीजन। देखें, 500 रुपए की प्राइस पे डिमांड कितनी है मार्केट में? 40 यूनिट की, और सप्लाई कितनी है? 20 यूनिट की। सिंपल रूल क्या है? जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी वो प्राइस में इजाफे का बायस बनेगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और चीज पूछना चाहते हैं? कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन तो रेज हैंड करके पूछ लें। जी 796, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो टेबल में वैल्यूज हैं सर, मतलब हम इनके अलावा कोई वैल्यूज लिखते हैं तो उनमें ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो मतलब सेम हो क्वांटिटी और डिमांड और सप्लाई में। ऑब्वियस है, उसकी वजह यह है कि अगर आप ऐसी वैल्यूज नहीं भी लिखेंगे ना, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई ने कहीं ना कहीं से क्रॉस तो होना ही है। अब प्रॉब्लम ये जी आएगा कि अगर आपने ऐसी वैल्यूज नहीं लिखी तो आप उसको टेबल की और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में एज ए रेफरेंस यूज नहीं कर पाएंगे कि देखें जी 25 रुपए की प्राइस पे डिमांड भी इतनी है, सप्लाई भी इतनी है। यानी आपके पास जो ग्राफ बन जाएगा, मैं जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए आपको शो कर देता हूं कि आपके पास अगर आप उसके बगैर ग्राफ बनाते हैं ना, फिर आपको थोड़ा सा हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब जस्ट फॉर 1 सेकेंड हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके सामने ये जो बना हुआ है, डायग्राम बनी हुई है, इसमें फॉर एग्जांपल कोई नंबरिंग नहीं है, कोई P1 P2, कोई प्राइस ही नहीं है। सिंपली आप कहीं भी डिमांड एंड सप्लाई की लाइन ड्रॉ कर दें, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई लाइन है, नेगेटिवली स्लोप, कहीं ना कहीं तो इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करना ही है। जिस प्राइस पे ये क्रॉस कर रही हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, जिस क्वांटिटी पे ये दोनों क्रॉस कर रही हैं ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यानी नेसेसरी नहीं होता कि आप लाजमी ही टेबल से एक्सप्लेन करें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वो डिमांड करता है कि स्केड्यूल एंड डायग्राम बनाए। वो देखना ये चाहता है कि क्या टेबल को लेके स्टूडेंट सप्लाई और डिमांड या जो भी वो कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है, क्या वो टेबल की वैल्यूज लेके उन टेबल की वैल्यूज के मुताबिक ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। यानी वो एक तरह से आधे नंबर ड्रॉ करने के कॉन्सेप्ट के लिहाज से देना चाहता है, बाकी एक्सप्लेनेशन के। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इस प्राइस को बीच में स्किप भी कर दिया है और इस क्वांटिटी को, मसलन ये प्राइस लेवल है 100 का, फॉर एग्जांपल उसके बाद 75 का, फिर 50 का,
फिर 25 का, और आपने टेबल में 60 की वैल्यू ही नहीं ली या शो नहीं की जिस पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो ग्राफ के लिहाज से, कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो खराबी नहीं है, लेकिन फिर आप एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बता पाएंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस किसको हम कह रहे हैं। फिर आपको जनरली उसको पीई लिखना पड़ेगा, नंबर आप यूज नहीं कर सकेंगे। बस इतना सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज और कोई इश्यू नहीं जी। एनी अदर महद, आपका बच्चे और भी कोई क्वेश्चन है या पहले से ही रेज हैंड है? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेरिएशन के केसेस का। टोटल 4 केसेस जो हैं वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इन चारों केसेस के लिए एक बेसिक आइडिया जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो चारों केसेस हैं बेसिकली ये हम अदर फैक्टर्स को इंक्लूड करके एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, जनरली हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर लिया कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, यानी ये जिस प्रोडक्ट का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये 750 रुपए की क्यों बिक रही है, क्योंकि 750 पे इसकी डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। इससे ऊपर की कीमत पे क्यों नहीं बिकती, इससे नीचे की कीमत अगर टेम्परेरी हो भी जाती है तो वो स्टेबल क्यों नहीं रहती, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं है। अब एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए की बिक रही है, एक 500 की बिक रही है, एक 10 की, वट जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी कीमत है वो डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म से चलती है। ओके, अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर तो प्राइस टेम्परेरीली चेंज होती है तो हमने कहा कि या शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी या सरप्लस और ये वापस हो जाएगा। लेकिन प्राइस के अलावा भी कोई फैक्टर हो सकता है जो शायद परमानेंटली ही सिचुएशन को चेंज कर दे। तो अगर इस तरह का कोई भी फिनोमिना, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है कि प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से पहले वो फैक्टर इफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो इसकी वजह से आमतौर पे न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। उसके लिए पहले जनरल वर्डिंग समझ लें, फिर हम चारों केसेस एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर केस 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे आमतौर पे इन चारों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। 2 डिमांड के केस हैं, 2 सप्लाई के। 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपसे कोई एक इनमें से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके जी, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ड्यू टू शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन। ये चारों केस जो हमने एक्सप्लेन करने हैं, डिस्कस करने हैं, उनके लिए ये जो अभी हम स्टेप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, यही स्टेप्स हर ग्राफ में यूज होंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या है? ड्रॉ अ सिंपल डिमांड सप्लाई मॉडल या सिंपल डिमांड सप्लाई डायग्राम विच शोज इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपली कहीं पर भी डिमांड एंड सप्लाई की लाइन ड्रॉ कर लें, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड लाइन लगाएं, पॉजिटिव स्लोप सप्लाई लाइन, जहां पर वो दोनों क्रॉस कर रही हैं। पी के एक्सिस पे इक्विलिब्रियम प्राइस, क्यू के एक्सिस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, पहला स्टेप, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक मॉडल हमने बना लिया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा? स्पॉट द इवेंट एंड अंडरस्टैंड दैट वेदर दिस इवेंट विल अफेक्ट डिमांड और सप्लाई। इवेंट को आइडेंटिफाई करें जो आपको इवेंट दिया जाएगा। मसलन वो पेपर में आपको कहेंगे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया है, ये इवेंट है कि क्या हुआ है, इसका इफेक्ट बताएं। या वो कहेंगे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के रेट में इजाफा कर दिया है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस कर दी है, गवर्नमेंट ने टैक्स नया लगा दिया है। कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा डिसीजन होगा, तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है या एनवायरनमेंट के डिसीजन, इस साल कंट्री में सैलाब आ गया है, कोरोना लाइक कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो वो आपको एक सिनारियो देगा। पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिनारियो किसको इफेक्ट करेगा, डिमांड को इफेक्ट करेगा या सप्लाई को। यानी जो फैक्टर्स आपने डिमांड में और सप्लाई में पढ़े हैं, देखें डिमांड की शिफ्टिंग में हमने 5-6 फैक्टर्स पढ़े हैं। लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाए तो भी डिमांड शिफ्ट हो जाती है, वेदर, मौसम चेंज हो जाए तो भी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती भी है, कम भी होती है गर्मी और सर्दी की वजह से। फिर हमने कहा किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए तो भी डिमांड चेंज हो सकती है। तो हमने 7-8 डिफरेंट फैक्टर्स किए हैं जो डिमांड की शिफ्टिंग, राइज इन डिमांड या फॉल इन डिमांड की वजह बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि जब राइज या फॉल इन डिमांड होगा तो इसका प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, इसी तरह से हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर हो वो डिमांड को इफेक्ट ही ना करे। मसलन गवर्नमेंट ने
कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में इजाफा कर दिया है। अब ये स्टेटमेंट तो सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए परेशानी का बायस है, कंज्यूमर के लिए तो डिमांड साइड पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है इसका। तो अगर कोई ऐसा इवेंट है को जो सिर्फ सप्लायर को, सिर्फ प्रोड्यूसर को इफेक्ट करेगा तो वो सप्लाई साइड फैक्टर है। इस साल गंदम की फसल खुदा ना खास्ता खराब हो गई है बारिशों की वजह से। अब इस तरह का मसला अगेन सप्लाई ऑफ व्हीट, गंदम की सप्लाई को इफेक्ट करेगा। तो यानी कि दूसरे स्टेप पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फैक्टर किसको इफेक्ट कर रहा है, डिमांड को कर रहा है या सप्लाई को कर रहा है। ओके, तीसरे लेवल पे रिकॉग्नाइज द पॉसिबल डायरेक्शन। दूसरे स्टेप पे तो हमने ये चेक किया है कि ये फैक्टर डिमांड का है या सप्लाई का है, और तीसरे स्टेप पे हमने ये चेक करना है कि ओके डिमांड का फैक्टर है तो ये डिमांड को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। डिमांड में इजाफा कर रहा है ये फैक्टर या डिमांड में कमी लेके आ रहा है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दी, गवर्नमेंट ने इस साल इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, ये डिमांड को इफेक्ट करेगा। लोगों की इनकम पे टैक्स ज्यादा लग गया है तो लोगों के पास इनकम थोड़ी रह जाएगी तो साफ ज़ाहिर डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी डिमांड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड फॉल कर जाएगी। और अगर गवर्नमेंट रिवर्स फैसला कर दे कि गवर्नमेंट ने इस साल इनकम टैक्स का रेट कम कर दिया है, यानी लोगों की इनकम से गवर्नमेंट कम टैक्स लेगी। जब टैक्स कम लेगी पैसा पब्लिक के पास होगा तो पब्लिक वो पैसा खर्च करेगी। इसका इफेक्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड पे क्या आएगा, डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइज इन डिमांड। तो स्टेप नंबर 2 पे आइडेंटिफाई करना है कि ये इफेक्ट डिमांड को कर रहा है या सप्लाई को। स्टेप नंबर 3 पे ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये डिमांड का फैक्टर था तो ये डिमांड को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, और अगर ये सप्लाई का फैक्टर था तो ये सप्लाई को किस डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट करेगा, यानी सप्लाई में इजाफे की वजह बनेगा या सप्लाई में कमी की वजह बनेगा। तो देन फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। मसलन पहला 5 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन पेपर में एक स्टेटमेंट दे देता है, मसलन जस्ट एन एग्जांपल कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू डिक्रीज इनकम टैक्स रेट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल बजट में फैसला किया है कि हम इनकम टैक्स का रेट कम कर देंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि मुल्क में जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की उसके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा इस डिसीजन का। ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ को एक्सप्लेन भी करें लॉजिकली कि ऐसा क्यों होगा। ओके, 3 स्टेप्स में हर ग्राफ ड्रॉ होगा। नंबर 1 स्टेप, डिमांड एंड सप्लाई इनिशियली कहीं भी ड्रॉ कर दें, जहां मर्जी डिमांड की नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन लगा दें, सप्लाई की पॉजिटिव स्लोप। जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं उसको E1 लिखें, इक्विलिब्रियम 1। और जिस उस पॉइंट से प्राइस के एक्सिस पे जो लाइन आएगी वो P1 कहलाएगी, और क्वांटिटी के एक्सिस पे जो लाइन आएगी वो Q1 कहलाएगी। यानी कि बिफोर दैट इवेंट जो भी हमने इनकम टैक्स का भी फैक्टर बताया, फर्ज करें इस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस 100 रुपए थी और मार्केट में रोजाना इसके 5000 यूनिट बिकते थे। फर्ज करें ये आइसक्रीम है और हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट कम कर दिया है और मार्केट में एक प्रोडक्ट है 100 रुपए का बिकता है, 5000 यूनिट रोजाना बिक जाते हैं। इस पे इसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे इफेक्ट बताएं। अब देखें जब इनकम टैक्स का रेट कम होगा तो यानी लोगों के पास अगले साल पैसा खर्च करने के लिए, या आज से अगर कम हुआ है तो अगले महीने लोगों की, अगर मेरी इनकम पे कल तक 1 लाख में से 10,000 टैक्स कटता था तो आज जो है वो 5,000 कटेगा, मेरे पास तो 5,000 फालतू आएगा, तो आई विल स्पेंड दैट 5,000। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये थर्ड फैक्टर है, यानी ये जो चेंज आ रहा है ये इस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से नहीं आ रहा। प्रोडक्ट की प्राइस तो कल भी 100 रुपया थी, आज भी 100 रुपया है, लेकिन गवर्नमेंट के इस थर्ड फैक्टर के डिसीजन की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। अब देखें अगर लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है तो हमने एक्सप्लेन किया था कि डिमांड की लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होती है, अपवर्ड। तो राइट वर्ड शिफ्टिंग का मतलब है हम न्यू डिमांड लाइन थोड़ा सा फासला देकर ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमने न्यू डिमांड लाइन ड्रॉ किया है इसने ओरिजिनल सप्लाई लाइन को जहां पर क्रॉस किया है दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम 2, ये सेकंड इक्विलिब्रियम है। अब दूसरा स्टेबल प्राइस लेवल मार्केट में आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा पहले ये समझ लें, E2 पे प्रोडक्ट की प्राइस P1 से P2 पे चली गई है। अब यही प्रोडक्ट मार्केट में 110 रुपए का बिकता है और 110 रुपए का बिकने की वजह से प्रोड्यूसर भी इंकरेज हुआ है और उसने क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करके डिमांड के बराबर कर दी है। मार्केट में रोजाना 6000 यूनिट आइसक्रीम के बिक रहे हैं, प्राइस भी पहले से ऊपर चली गई है। अब ये सारा चेंज, यानी कि इस प्रोडक्ट की स्टेबल प्राइस 100 रुपए पे होती थी, 5000 ही डिमांड थी मार्केट में, 5000 ही सप्लाई थी।
तो ये सारा सिनारियो चेंज हो गया है। अब न्यू प्राइस हो गई है 110 रुपए, और 110 पे मार्केट में 6000 यूनिट आते हैं और 6000 बिक भी जाते हैं। तो ये सारा चेंज क्यों आया है? फैक्टर हमने कहा कि गवर्नमेंट ने पब्लिक पे इनकम टैक्स का लेवल कम कर दिया था, उसकी वजह से डिमांड में इजाफा हुआ है, और ये डिमांड का शिफ्ट हो जाना अपनी जगह से जो है ये इस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर देगा और एक न्यू स्टेबल प्राइस लेवल मार्केट में सेट हो जाएगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम 2 कहेंगे। इसको हम स्टेबल इसलिए कह रहे हैं कि P2 की प्राइस पे दोबारा मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो गए हैं। जितनी क्वांटिटी मार्केट में डिमांड की जा रही है उतनी सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। तो साफ जाहिर है जब डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो गए हैं तो इस प्राइस ने चेंज तो कोई नहीं होना, स्टेबल रहना है। तो ऐसा प्राइस लेवल जो स्टेबल रहे, चेंज ना हो, या पिछले ग्राफ के मुताबिक टेम्परेरीली चेंज हो और वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, इन दोनों को इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कहा जाता है। जी, यहां तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, शाबाश। एनी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट पूछना चाहते हो? जी अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी सप्लायर ज्यादा की है, किस वजह से? सिर्फ डिमांड की वजह से कि डिमांड मार्केट में नहीं, इंक्रीज हुई है? इनकम बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर के लिए इंकरेजमेंट डिमांड नहीं है कभी भी, प्रोड्यूसर के लिए इंकरेजमेंट प्राइस है। आप प्रोड्यूसर हैं, कल तक जो आप प्रोडक्ट बना के बेचते थे वो 100 रुपए का बिकता था। आज आपको कॉल आई है मार्केट से कि हम 110 रुपए का खरीद लेंगे, आप कल से ज्यादा यूनिट बेचना चाहेंगे या कम? ज्यादा सर जी। ऑब्वियसली, यानी प्रोड्यूसर के लिए इंकरेजमेंट प्राइस है, डिमांड नहीं है। ये गलती अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें, यानी अदर स्टूडेंट किसी और के माइंड में भी हो। प्रोड्यूसर ने डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई में इजाफा नहीं किया, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस 100 से 110 पे गई है। इस प्राइस की वजह से प्रोड्यूसर ने जो है वो इंकरेज हुआ है और उसने सप्लाई में एक्सटेंशन की। ठीक हो गया जी 392, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो आपने कहा ना कि थर्ड फैक्टर इफेक्ट हो रहा है, सर इसको हम वर्डिंग में लिखेंगे तब ये थर्ड फैक्टर हम तब किस तरह एक्सप्लेन करेंगे उसे? थर्ड फैक्टर ग्राफ नॉर्मली तो आपको गिवन होगा, यानी कि वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही वहां पे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द इनकम टैक्स रेट या इज प्लानिंग टू डिक्रीज द इनकम टैक्स रेट, या फॉर एग्जांपल वो थर्ड इवेंट आपको दे देगा कि समर सीजन इज अप्रोचिंग, यानी कि गर्मियों का मौसम आ रहा है। व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ आइसक्रीम? गर्मियों का मौसम आ रहा है, आइसक्रीम की इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा? तो गर्मियों के मौसम आने से भी यही होता है, डिमांड फॉर आइसक्रीम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, प्राइस लेवल, यानी यहां तो इवेंट उसने दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपको जरा आसानी देना चाहता है, जनरल क्वेश्चन देना चाहता है, तो वो इवेंट नहीं देगा, वो सिंपली कह देगा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, राइज इन डिमांड का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे एक्सप्लेन कर दें। तो फिर आप अपनी मर्जी से बुक वाली एग्जांपल या कोई भी और एग्जांपल जिसकी वजह से डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है उसको लेकर एक्सप्लेन कर दें। जी। और सर ये जो अभी आपने कहा कि प्राइस इसकी बढ़ी है और डिमांड भी बढ़ गई, सर ये कैसे हुआ? थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। क्यों? देखें, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने की वजह कि गवर्नमेंट ने पब्लिक पे टैक्स कम कर दिया है। आपकी सैलरी थी मंथली 1 लाख रुपया, गवर्नमेंट आपसे महीने का 10,000 रुपये टैक्स ले लेती थी। अब गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स कम कर दिया है, आपसे सिर्फ 5,000 टैक्स लेगी, यानी 5,000 तो आपके पास रहेगा। वो 5,000 आप ऑब्वियसली स्पेंड करेंगे ना किसी प्रोडक्ट, जिस तरह 90,000 आप बाकी खर्च कर रहे हैं अपनी जरूरियात पे, तो ये 5,000 भी आप अपनी नीड की कोई प्रोडक्ट खरीदने पे स्पेंड कर देंगे। तो अब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये जो डिमांड का बढ़ना, राइटवर्ड शिफ्ट होना है, इसका इफेक्ट हम देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। हमने कहा जी प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। जी सर। और सर ये अपने पीछे ना एक वर्ड यूज किया था, बिहेव रैशनली, सर इसे थोड़ा सा बताइएगा। रैशनल बिहेवियर का सादे लफ्जों में मतलब ये होता है कि कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक फैसले करेगा, यानी अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ाएगा, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम करेगा। और प्रोड्यूसर जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक, यानी लॉज के ऑपोजिट नहीं जाएंगे। ऑपोजिट जाने का मतलब है इररेशनल बिहेवियर, या दूसरे लफ्जों में जो हमने वर्ड यूज किया था, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे हम गिफन गुड की एग्जांपल लेते हैं, रियल एस्टेट की, कि इन पर तो लॉ ऑफ डिमांड ही अप्लाई नहीं होता। जी 97, जी बख्तावर, आपका क्या क्वेश्चन है भाई?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने पीछे थर्ड स्टेप पढ़ाया है सर, उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। देखें सिंपल सिचुएशन क्या है, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप सिंपल डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ कर देंगे, जैसे आपके सामने ड्रॉ हुई है मार्क। ओके, दूसरे नंबर पे आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसको आप चेक करेंगे। मसलन मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि विंटर सीजन इज कमिंग, सर्दियों का मौसम आ रहा है। व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर कॉफी, कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट है। अब आप मुझे बताएं कि विंटर सीजन की वजह से, सबसे पहले तो ये बताएं कि डिमांड पे इफेक्ट होगा या सप्लाई पे इफेक्ट होगा। सर आपने जो एग्जांपल दी है उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। विंटर सर्दियों का मौसम आ रहा है, आपने कभी कॉफी पी है जिंदगी में? यस सर। ओके, वेल एंड गुड। सर्दियों का मौसम आ रहा है, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज को, तो उसको हम ग्राफिकली किधर शिफ्ट करते हैं डिमांड लाइन को, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। हाँ, ये जो आपने काम किया है ना, पहले ये आइडेंटिफाई किया कि ये इवेंट क्या इफेक्ट करेगा जी, ये डिमांड को बढ़ाएगा, और डिमांड का बढ़ना किस डायरेक्शन में जाता है, राइट साइड पे। इसी को हम तीसरा स्टेप कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ चेंज आपने चेक करनी है, जिधर को वो शिफ्ट हो रहा है। अब मैं आपसे कहूं सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा है, तो फिर आप डिमांड किधर शिफ्ट करेंगे? फिर आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं, फॉल इन यस सर। डिमांड। ठीक है, ओके सर। ओके जी, आज के लिए काफी है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।